Hello students, and welcome to your English class, and an equal welcome to my channel, the English Learning Channel. In today's class I am going to teach you one of the poems prescribed in your syllabus. Its title is On His Blindness. आपके सिलेबस में है ये पोएम, क्लास 12th, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मशहूर पोएम है और ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। जॉन मिल्टन एक जाना माना नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा नाम पोइट्री के फील्ड में अगर किसी का है तो वो जॉन मिल्टन का ही है। जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। He was born on December 9, 1608 in England. 1608 में पैदा हुए थे, 9th of December को। इनके बारे में एक दो फैक्ट्स हैं जो इस पोएम को समझने के लिए भी जानने ज़रूरी हैं। वो ये हैं, रेडिंग से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जॉन मिल्टन्स आई साइट बिगैन टू फेल इन 1644। देख सकते हैं आप 1608 में ये पैदा हुए थे और 1644 यानी जब ये 36 ईयर्स के थे तब इनकी आई साइट कम होनी शुरू हुई थी। 36 ईयर्स की एज में, कोई ज़्यादा एज नहीं होती है, वहाँ इन्होंने अपनी आई साइट लूज़ करनी शुरू की थी। एंड बाई 1652, और जब 1652 पहुँचा यानी जब ये 44 ईयर्स के हुए, ही वॉज टोटली ब्लाइंड। तो ये अपनी देखने की शक्ति पूरी तरह से खो चुके थे। ही हैड कम्प्लीटली लॉस्ट हिज पावर टू सी। ऑडली ही रोट हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड आफ्टर ही बिकेम ब्लाइंड। और जो बड़ी अचीवमेंट है इनके नाम पर वो ये है कि जब ये पूरी तरह ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, उसके बाद इन्होंने दो महाकाव्य लिखे, दो एपिक्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में माइलस्टोन्स माने जाते हैं और इनके नाम भी दिए यहाँ पर। पैराडाइज लॉस्ट एक ज़बरदस्त एपिक और उसी का फॉलोअप है पैराडाइज रीगेन्ड। तो ये दो बड़े बड़े महाकाव्य इन्होंने जब लिखे व्हेन ही हैड बिकम टोटली ब्लाइंड। तो ये जो पोएम है ये इन्होंने अपने अंधेपन पर लिखी है। वैसे तो ये सोनेट है और इसका नंबर था 19, सोनेट नंबर 19 के नाम से भी जानी जाती है। और इसका एक और टाइटल है जो कि इसकी पहली लाइन है, वही ज़्यादा रहा था टाइटल इनकी अपनी लाइफ में और काफ़ी टाइम बाद तक। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, अ लिरिक पोएम विथ 14 लाइन्स। पूरी पोएम में सिर्फ 14 लाइन्स मिलेंगी आपको। है ये सोनेट। सोनेट का मतलब होता है अ शॉर्ट लिरिक, ठीक है। 14 लाइन्स का मतलब ये है कि कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वेरी शॉर्ट लिरिक। मगर हर शॉर्ट लिरिक जो है उसे हम सोनेट नहीं कह सकते। सोनेट को किसी ख़ास फॉर्म पर, किसी ख़ास स्ट्रक्चर पर बेस करके लिखा जाता है, ख़ास राइमिंग स्कीम होती है उसकी। तो दिस टाइप ऑफ सोनेट, इन्होंने जो सोनेट लिखी है ये पेट्रार्कन सोनेट है। एक इटालियन पोएट होते थे 14th सेंचुरी में जिनका नाम था पेट्रार्क। वो जिस स्टाइल में सोनेट्स लिखा करते थे उसी स्टाइल में मिल्टन ने भी लिखी है। हालांकि मिल्टन इंग्लिश पोएट थे और पेट्रार्क इटालियन थे और इटालियन लैंग्वेज में लिखते थे, मिल्टन इंग्लिश में लिखते थे। लेकिन उन्होंने जो राइम स्कीम या स्ट्रक्चर है पोएम का वो पेट्रार्क से ही लिया है। पेट्रार्क हालांकि उनसे 2 सेंचुरीज़ पहले के थे, 200 साल का फ़र्क था दोनों के बीच में लगभग। तो उनकी राइमिंग स्कीम जो थी पेट्रार्क की, वही राइमिंग स्कीम मिल्टन ने अपनी इस पोएम में रखी है। इसीलिए मिल्टन की इस पोएम को अ पेट्रार्कन पोएम या पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। वैसे सोनेट का एक और भी वर्जन हुआ है मिल्टन से थोड़ा सा पहले। शेक्सपियर लिखा करते थे उस स्टाइल में, तो उसे शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया था। ये
पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। और ये सोनेट लिखी गई थी 1655 में। और ये मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूँ कि 1652 में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, तो उसके 3 साल बाद उन्होंने पोएम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हालांकि जैसा कि नाम है, आप सोच सकते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन ने अगर टाइटल दिया होता इसे, तो मिल्टन ने लिखा होता ऑन माई ब्लाइंडनेस, मेरे अंधेपन पर, है ना। लेकिन मिल्टन ने नहीं लिखा ये टाइटल बाद में किसी और ने दिया है। 1655 के लगभग 100 साल बाद 1761 में एक एडिटर थे इंग्लैंड के ही, उन्होंने जब इनकी मौत के बाद लगभग 100 साल बाद इनकी पोइट्री का एक कलेक्शन निकाला, तो इस पोएम को उन्होंने जो टाइटल दिया था वो दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये मिल्टन का दिया वो टाइटल नहीं है। मिल्टन ने तो इसे सोनेट नंबर 19 कहा था। यह जो पोएम की पहली लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये टाइटल दिया था, तो याद रखिएगा। और जिन एडिटर ने ये टाइटल दिया है उनका नाम था थॉमस न्यूटन। 1761 की बात है, मिल्टन के मरने के लगभग 100 साल बाद। मिल्टन मर गए थे 1664 में, 66 की एज में। तो इसकी जो थीम है पोएम की, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले पोएम समझा देता हूँ। बस फ़िलहाल एक हल्का सा वो समझ लीजिए कि है किस बारे में। गॉड जजेस ह्यूमन्स ऑन वेदर दे लेबर फॉर हिम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। गॉड ये देखता है कि क्या हम अपनी पूरी सामर्थ्य से उसकी सेवा कर रहे हैं या नहीं, उसके दिए हुए कष्टों को बिना किसी बड़बड़ाहट के, बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर रहे हैं या नहीं, और उसके दिए हुए गिफ्ट्स को भी यूटिलाइज कर रहे हैं या ऐसे ही वेस्ट होने दे रहे हैं। ये इसकी कुछ मेन थीम्स हैं। तो आइए सीधे पोएम पर ही आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, टाइटल दिया है पोएम का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन 1608-1674। तो ये 66 ईयर्स की इनकी कुल लाइफ रही है। इनकी पिक्चर भी है सामने, और ये भी लिखा है कि 1652 में एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। ये बहुत पर्सनल सोनेट है इनकी, जो पर्सनल पेन है वो इसमें उन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ मिल्टन का जो फेथ है, फेथ इन गॉड, वो भी बता रही है सोनेट कि मिल्टन कितने रिलीजियस माइंडेड थे। और यहाँ ये देखें आप, यहाँ से पोएम शुरू होती है। When I consider how my light is spent, here half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he, returning child, doth God exact day labor lie denied. I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. This last line of the sonnet has become proverbial. बहुत ही ज़्यादा कोट की जाती है लाइन। अब इसके पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले पोएम का थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये तो मैं बता चुका कि ये पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्क के स्टाइल में लिखी गई सोनेट है। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट का क्या सिस्टम होता है, ये 2 हिस्सों में बांटी जाती है। वैसे तो ये 14 लाइंस की होती है, इसके 2 डिविजन्स होते हैं, फर्स्ट 8 लाइंस और लास्ट 6 लाइंस। अब आप सामने देख सकते हैं
दीज आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द सोनेट। फर्स्ट 8 लाइन्स को एक नाम दिया जाता है ऑक्टेट। 8 के लिए ऑक्टेट आता है, ठीक है, ऑक्टेट है ये। और इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो बताता हूँ। और ये जो लास्ट की 6 लाइन्स हैं ये कहलाती हैं सेस्टेट, ठीक है। फर्स्ट 8 लाइन्स कहलाती हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो ऐसी होती है, देखिए। अब जैसे व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, अगर हम इसे ए मान लें तो इससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ पर आ रही है, बेंट की आ रही है, तो ये भी ए मान लीजिए, ठीक है। एक से आवाज़ है ए। वाइड ये बी हो गया, वाइड से मैच कर रही है आवाज़ हाइट की, तो ये भी बी हो गया। तो ये बना ए बी बी ए। अब जो प्रेजेंट आ रहा है ये प्रेजेंट फिर स्पेंट से ही मैच कर रही है, तो इसे भी हम ए कहेंगे। चाइल्ड फिर वाइट से ही कर रहा है, तो इसे भी बी कहा जाएगा। और डिनाइड भी इसी से राइम कर रहा है, तो इसे भी बी कहा जाएगा। और प्रिवेंट फिर स्पेंट से राइम कर रहा है, तो ये ए कहलाया जाएगा। तो जो ऑक्टेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी बी ए, और फिर ए बी बी ए। तो ऑक्टेट की राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। अब सेस्टेट की देखिए, सेस्टेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है। अगर इसे नीड, ए और बी तो ऊपर आ चुका, इसे हम मानते हैं सी, ठीक है। फिर बेस्ट, ये ना ए से राइम कर रही है ना बी से राइम कर रही है, इसे हम कहेंगे डी, ठीक है। और ये जो स्टेट है ये भी किसी से राइम नहीं कर रहा ऊपर भी, तो ये ई हो गया, तो सी डी ई। अब सी के सामने है नीड, फिर आया स्पीड और नीड फिर एक जैसी हैं, तो इसे भी सी कहा जाएगा। डी हमने दिया था बेस्ट को, बेस्ट से राइम कर रही है रेस्ट, तो इसे भी हम डी कह देंगे। ई हमने कहा था स्टेट को, स्टेट से मिलती जुलती आवाज़ है वेट की, तो ये ई हो गया। तो जो सेस्टेट यानी लास्ट की 6 लाइन्स हैं, इसमें जो राइमिंग स्कीम बनती है वो होती है सी डी ई। तो कंप्लीट पोएम का जो राइमिंग पैटर्न है वो फिर से याद कीजिए, ए बी बी ए, और सेस्टेट का है सी डी ई। क्लियर? ये होती है पेट्रार्कन सोनेट। ऑक्टेट फर्स्ट 8 लाइन्स, सेस्टेट लास्ट 6 लाइन्स। ऑक्टेट की जो राइमिंग स्कीम थी वो बता दी मैंने आपको, और सेस्टेट की भी बता दी। तो ये तो है इसका छोटा सा एनालिसिस, स्ट्रक्चर इसका। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अभी मैंने आपको बताया कि मिल्टन ने जब ये सोनेट लिखी थी तो इसका नाम रखा था सोनेट नंबर 19, और वैसे इस पोएम को ये भी नाम दिया था उन्होंने, पहली लाइन जो थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इस नाम से ऊपर टाइटल दिया था। अब मीनिंग समझ लीजिए क्या है इसका। ये तो है कि मिल्टन ने अपने अंधे होने के 3 साल बाद लिखी है पोएम। तो व्हेन आई कंसीडर, व्हेन आई थिंक, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी रोशनी खर्च हुई है। यहाँ लाइट आई साइट के लिए मान सकते हैं, ठीक है। जब मैं ये सोचता हूँ, जब मैं फ्री टाइम होता है सोचता हूँ कि कैसे मैंने अपनी आँखों की रोशनी खर्च की, यानी मैंने उसका किस तरह का उपयोग किया, अच्छा उपयोग किया, बुरा उपयोग किया। डिड आई यूज़ माई आई साइट और डिड आई मिस यूज़ माई आई साइट? डिड आई यूज़ माई आई साइट फॉर गुड डीड्स और डिड आई यूज़ माई आई साइट फॉर बैड डीड्स? डिड आई यूज़ माई आई साइट फॉर गॉड और डिड आई यूज़ माई आई साइट फॉर माई सेल्फिश नीड्स एट्सेट्रा?
जब मैं इन बात पर बहुत ध्यान देता हूँ, कैसे अब मैंने अपनी आँखों की रोशनी का अभी तक इस्तेमाल किया था, जब तक भी वो मेरे पास रही। एयर हाफ माई डेज, एयर कहते हैं बिफोर, हाफ माई डेज मेरे आधे दिन, मतलब आधी लाइफ। मैंने बताया ना कि 36 की एज में आई साइट लूज़ करनी शुरू कर दी थी और 66 में इनकी डेथ हो गई थी। तो लगभग आधी लाइफ मानी जा सकती है ना, कि मेरी आधी लाइफ जो थी वो रोशनी में रही और आधी लाइफ अंधेरे में रही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड, इसका मतलब है कि ये जो दुनिया है अब मेरे लिए कैसी हो गई, बहुत बड़ी और अंधेरे से भरी हुई। जब तक मेरे पास आई साइट थी, दिस वर्ल्ड वॉज नॉट डार्क, दिस वर्ल्ड वॉज लाइटेड एंड दिस वर्ल्ड वॉज वेरी स्मॉल फॉर मी। But now when I have become blind, the whole world seems to be full of darkness, and its size also seems to have enlarged. ऐसा लगता है दुनिया बहुत बड़ी हो गई है मेरे लिए और इसमें सारे सितारे और रोशनियाँ सब खत्म हो गई हैं। ये जो लाइन है इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। यहाँ से एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम होता है एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रास, एलिट्रेशन। इसमें यहाँ डी आया है और यहाँ भी डी आया है और यहाँ डब्ल्यू आया है और यहाँ भी डब्ल्यू आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार होता है, एलिट्रेशन। सेकेंड लाइन ऑफ द सोनेट कंटेंस एन एलिट्रेशन। क्लियर? एक्सप्लेनेशन में आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ दिस स्टैंजा कंटेंस अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ नोन एज एलिट्रेशन। मीनिंग की बात चल रही है, तो मीनिंग मैंने आपको बताया कि जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैंने अपनी आई साइट यूज़ की, अच्छे पर्पस के लिए की, बुरे पर्पस के लिए की, सेल्फिश पर्पसेस के लिए की, या फॉर सम डिवाइन पर्पसेस की। आधी ज़िंदगी मेरी रोशनी में रही और बाकी आधी की ज़िंदगी अब अंधेरे में है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, दैट वन टैलेंट, वो जो एक टैलेंट है विच इज़ डेड टू हाइड, जिसे छिपाना जो है डेथ के समान है। टैलेंट वर्ड है यूँ तो, मगर यहाँ इसके दो मीनिंग्स हैं। टैलेंट बाइबल में कॉइन के लिए आया है, कॉइन यानी सिक्का, ठीक है। एक्चुअली क्या था, बाइबल में एक जगह एक स्टोरी आई है, मैथ्यू में चैप्टर 25 में लाइन 13 से शुरू होती है वो स्टोरी। उस स्टोरी में ये है कि एक एम्प्लॉयर है, वो उसके 3 सर्वेंट्स हैं और वो तीनों सर्वेंट्स को कुछ टैलेंट्स दे के जाता है। टैलेंट्स मैंने बोला कॉइन्स, सिक्के, और वो सिक्के भी दे के जाता है उनकी एबिलिटी के हिसाब से कि किस में कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है। और वो चूँकि एम्प्लॉयर है तो वो इस उम्मीद से दे के जाता है कि वो उसे इन्वेस्ट करेंगे और उसे कमा कर देंगे। तो जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसे वो 5 टैलेंट्स दे के जाता है, और एक दूसरा था उसे 2 टैलेंट्स, और एक तीसरा था जिसे वो थोड़ा कम समझता था होशियार, उसे वो 1 टैलेंट देता है और वो कहीं अपनी ट्रिप पर चला जाता है। फिर जब वो लौट कर आता है तो वो उनसे हिसाब मांगता है, अकाउंट्स मांगता है कि बताओ तुमने अपने अपने टैलेंट्स का क्या किया। तो जिसे 5 टैलेंट्स दिए थे वो रिपोर्ट करता है कि सर मैंने उन 5 टैलेंट्स को इन्वेस्ट किया और उन्हें डबल कर लिया है, यानी 5 के मैंने 10 टैलेंट्स कर लिए। तो एम्प्लॉय बहुत खुश होता है और उसे प्रमोशन दे देता है। दूसरे सर्वेंट जिसे 2 टैलेंट्स दिए थे उससे कहता है, तो वो बोलता है सर मैंने 2 टैलेंट्स को इन्वेस्ट किया और उससे मैंने 2 टैलेंट्स और कमाए, तो अब मेरे पास 4 टैलेंट्स हैं। एम्प्लॉयर उससे भी खुश होता है और उसको भी प्रमोट कर देता है। फिर वो तीसरे सर्वेंट को बुलाता है कि तुमने अपने 1 टैलेंट का क्या किया। तो वो कहता है मैंने उसे दबा दिया ज़मीन के नीचे ताकि कोई उसे चुरा ना ले या मैं उसे खो ना दूँ।
तो एम्प्लॉयर उसे डांटता है, कहता है कि मैंने तुम्हें टैलेंट ज़मीन के नीचे दबाने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, ताकि तुम उसे डबल ट्रिपल कर लो। तो उस पर डांट पड़ती है और उसका जो एक टैलेंट है वो भी ले लिया जाता है और उस वाले को दे दिया जाता है जिसने 5 के 10 किए थे। तो ये बाइबल में एक छोटी सी स्टोरी है टैलेंट्स के बारे में, एम्प्लॉयर और 3 सर्वेंट्स। उसको यहाँ पर कहीं अलूड किया है, ठीक है, इशारा दिया है उसी स्टोरी का। और वैसे टैलेंट जो है वो भी मान सकते हैं आप, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। तो डबल मीनिंग है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, यूजलेस से मतलब अनयूज्ड। जो एक टैलेंट मुझे दिया गया था, आप चाहे गॉड मान लें, गॉड ने मुझे एक टैलेंट दिया था दैट आई शुड यूज़ इट, कि मैं इसे यूज़ करूं, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया। लॉस्ट का मतलब रहा, रिमेंड। गॉड हैड गिवन मी 1 टैलेंट विच आई वॉज सपोज टू यूज़ एंड डबल और ट्रिपल, बट इट रिमेंड विद मी अनयूज्ड। मैंने उसे यूज़ ही नहीं किया। तो उधर ये भी कहते हैं कि विच इज़ डेथ टू हाइड। टैलेंट अगर दिया है ऊपर वाले ने तो उसे छिपाना भी डेथ है, मॉरल डेथ है। अगर आप गॉड के दिए हुए गिफ्ट को यूज़ नहीं कर रहे, सो इट इज़ लाइक दैट यू आर लेटिंग इट डाई। आप उस टैलेंट को मरने दे रहे हैं और ये आपकी मॉरल डेथ की तरह है। दो माई सोल मोर बेंट, मिल्टन कहते हैं कि हालांकि वो टैलेंट मैं यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी सोल है वो इंक्लाइंड, वो रेडी थी टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं उस टैलेंट से, देयर विद मतलब उससे, टैलेंट के लिए आया है, उस टैलेंट के माध्यम से मैं सर्व करूं, सेवा करूं अपने बनाने वाले की। जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी सेवा करना चाहता था, मेरी आत्मा चाहती थी। हालांकि यहाँ आत्मा से मतलब माइंड से है, ये मेटाफोर है, यहाँ सोल को माइंड से कंपेयर किया है, ठीक है। ये जो होती है इंक्लिनेशन वगैरह, ये माइंड की होती है, सोल की नहीं होती। तो मैं चाहता था, अब भी चाहता हूँ, इवन आफ्टर आई हैव बिकम टोटली ब्लाइंड, आई विश टू डू समथिंग फॉर गॉड, टू सर्व गॉड विद माई टैलेंट। कौन सा टैलेंट? टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और फिर मैं अपना ट्रू अकाउंट उसके सामने पेश करूं। तो यहाँ 2 मीनिंग हो सकते हैं कि आफ्टर डेथ एवरीबडी गोज बैक टू गॉड एंड हैज़ टू प्रेजेंट हिज और हर अकाउंट। और ये बिब्लिकल जो रेफरेंस ऊपर मैं बता चुका आपको कि अब एम्प्लॉयर आएगा, वो मुझसे टैलेंट का हिसाब पूछेगा कि व्हाट डिड यू डू विद योर टैलेंट। तो मैं चाहता हूँ कि अपना हिसाब सही वाला दूँ, लेस्ट ही कहीं ऐसा ना हो रिटर्निंग की, जब एम्प्लॉयर लौट के आए, चाइड कहते हैं रिब्यूक, डांटना, वो मुझे डांटे ना। ये बिल्कुल वही रेफरेंस है बाइबल वाला कि एम्प्लॉयर जब लौट के आया था तो उसने सर्वेंट्स को से अकाउंट मांगा था कि हिसाब किताब दो, क्या क्या किया टैलेंट्स का। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वापस आए और वो मुझसे हिसाब मांगे और मैं कहूँ कि मुझे टैलेंट तो दिया था आपने, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर पाया, तो वो मुझे डांटेगा। ही विल चाइड मी। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यहाँ थोड़ा सा टर्न आता है थॉट में। मिल्टन पूछते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, इसका मतलब है डज, एग्जैक्ट का मतलब है डिमांड, रिक्वायर्ड। डज गॉड डिमांड दैट वी शुड वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे, लाइट डे नाइट। डे का मतलब क्या होता है? डे बनाया इसलिए गया, डे हैज़ बीन मेड फॉर वर्क एंड नाइट्स फॉर रेस्ट, क्योंकि नाइट्स आर फुल ऑफ डार्कनेस एंड डेज आर फुल ऑफ लाइट। तो अब यहाँ मिल्टन कहते हैं कि क्या गॉड ये चाहता है कि मैं दिन में काम करूं? हालांकि दिन बनाया इसीलिए गया है काम के लिए, लेकिन लाइट डिनाइड। दिन इसलिए तो काम के लिए बनाया गया क्योंकि वो दिन में लाइट है, लेकिन मेरी लाइट तो रही नहीं। डिनाइड का मतलब रिफ्यूज्ड, मेरे पास जो लाइट थी वो भी ले ली गई वापस।
तो क्या गॉड अब भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं दिन में काम करूं, मैं उसकी सर्विस करूं? क्या ये मुमकिन है मेरे लिए? मेरी आंखों की रोशनी खो जाने के बाद इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू सर्व गॉड with my ability or with my that talent which has been hidden so far? I fondly ask, fondly मतलब foolishly, I foolishly ask myself, ये मैं अपने आप से ही पूछता हूँ कि क्या ऐसा है कि गॉड जो है हमसे आंखों की रोशनी भी छीन ले और फिर भी बदले में हमसे ये चाहे कि हम हार्ड वर्क करें, लेबर मतलब हार्ड वर्क या वर्क करें। तो ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा ख्याल आता है दिमाग में, जो थोड़ा सा इररिलीजियस कहा जा सकता है। बट पेशेंस का यहाँ पी कैपिटल बनाना चाहिए था, प्रिंट में नहीं बना होगा। पोएट ने जो लिखा है पोएम को, तो उसमें पेशेंस को कैपिटलाइज किया है, क्योंकि वहाँ पेशेंस को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है। पेशेंस वैसे जो संयम को कहते हैं, सब्र या संयम। पेशेंस का मीनिंग ये होता है द एबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ सफरिंग विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के परेशानियों को बर्दाश्त करना, इसको पेशेंस कहते हैं, संयम, सब्र। तो सब्र एक बेहतरीन क्वालिटी होती है। तो सब्र जवाब देता है, तो सब जवाब तो इंसान देते हैं, पर्सन्स देते हैं। तो जो क्वालिटी पर्सन्स की होती है वो क्वालिटी पेशेंस को देती है। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानव की जो गुण है, मानव के जो गुण होते हैं वो किसी और चीज़ को दे देना, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को दे देना, वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। तो मैं जब बेवकूफ़ी भरा ये सवाल पूछता हूँ तो मेरा ही संयम जो है वो टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मर्मर से मतलब यहाँ पर कंप्लेंट है। मिल्टन एक तरीके से कंप्लेंट कर रहे हैं कि शिकवा है कि अगर तुझे मुझसे काम चाहिए था तो मेरी आंखों की रोशनी ना छीनी होती, और अब आंखों की रोशनी छीन ली है, तो क्या अब भी तू मुझसे यही चाहता है कि मैं काम करूं? तो वो जो था पेशेंस है, वो पेशेंस इस शिकवे को रोकने के लिए फ़ौरन जवाब देता है, इससे पहले कि मिल्टन भटक कर कहीं और पहुंच जाएं। मिल्टन का जो संयम है वो जवाब देता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है। गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड डथ नॉट नीड, सीधा सा मतलब है गॉड डज नॉट रिक्वायर, गॉड को ज़रूरत नहीं होती ईदर मैंस वर्क, ना तो आदमी के किए गए काम की, और हिज ओन गिफ्ट्स, हिज कैपिटल है एच, तो ये गॉड के लिए आया है, और ना ही अपने दिए हुए गिफ्ट्स को वापस लेने की। गॉड इज़ सफिशेंट अनटू हिमसेल्फ, गॉड अपने आप में कंप्लीट है, उसे ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा उसके लिए काम करे। कोई बंदा काम करे ना करे, इससे गॉड के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। गॉड ने जो गिफ्ट्स दिए हैं, गॉड बदले में ना कोई रिटर्न गिफ्ट चाहता है, ना उन गिफ्ट्स का ही हिसाब किताब फ़िलहाल लेने वाला है। शायद ऐसा मिल्टन का पेशेंस उन्हें समझा रहा है कि गॉड डज नॉट रिक्वायर द वर्क डन बाय अ मैन, एंड गॉड ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट बैक द गिफ्ट्स विच ही हैज़ गिवन टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हु बेस्ट बेयर इज़ माइल्ड योक। अब आगे कहते हैं कि हु बेस्ट बेयर इज़ माइल्ड योक। माइल्ड कहते हैं हल्के फुल्के, योग कहते हैं बर्डन, बोझ, वर्कलोड, सफरिंग भी मान सकते हैं। गॉड की दी हुई जो सफरिंग्स हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, बोझ हैं, अगर आप उन्हें बेयर करते हैं, बेयर मतलब बर्दाश्त करना, बेस्ट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब बिना बड़बड़ाए, बिना शिकवा शिकायत के, अगर आप गॉड के दिए हुए वर्कलोड को, बर्डन को, सफरिंग्स को बर्दाश्त करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं, सबसे अच्छी सेवा। मिल्टन कहना चाह रहे हैं कि गॉड की ये भी कोई कम बड़ी सेवा नहीं है कि आप उसके दिए हुए कष्टों को, यहाँ पर कष्ट क्या है? अंधापन। ये ब्लाइंडनेस इज़ नो लेस देन अ योक,
इट मे बी ए सीवियर योग, नॉट अ माइल्ड योग इन दिस केस, लेकिन फिर भी मिल्टन यहाँ कह रहे हैं कि हल्के फुल्के जो कष्ट हैं ईश्वर की तरफ से दिए गए उन्हें हमें बिना शिकवे शिकायत के बर्दाश्त करना चाहिए, यही हमारी उसके लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। दे सर्व हिम बेस्ट। ठीक है, हिज स्टेट इज किंगली। अब यहाँ मिल्टन ने बताया कि हिज मतलब गॉड, गॉड की जो स्टेट है वो कैसा है, किंगली। गॉड को लाइक अ किंग बताया है, उसका जो पूरा वह है हुकूमत करने का अंदाज इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ अ किंग। ठीक है, ईश्वर का जो बादशाहत का अंदाज है वो किसी राजा की तरह है। थाउजेंड्स, हज़ारों फरिश्ते, थाउजेंड्स के आगे यहाँ एंजल्स और मान लें, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स एट हिज बिडिंग स्पीड। बिडिंग कहते हैं ऑर्डर, कमांड, स्पीड कहते हैं टू गो फास्ट। ठीक है, तेज़ी से जाना। तो थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हज़ारों फरिश्ते उसकी कमांड, उसका ऑर्डर सुनकर तेज़ी से निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो उसे कमांड दिए हुए देर नहीं होती, ये फरिश्ते फ़ौरन चल पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और पोस्ट का मतलब है टू गो क्विकली या टू ट्रैवल। ये फरिश्ते जैसे ही ऊपर वाले ने कमांड दी कोई कि ये करो तो ये फ़ौरन चल पड़ते हैं, चाहे ज़मीनी रास्ते से जाना हो चाहे पानी के रास्ते से जाना हो, कैसे भी जाना हो, बस ये जल्दी से उस काम को पूरा करने के लिए चल देते हैं विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। क्योंकि इनका मकसद क्या होता है, इनका पर्पस होता है टू प्लीज़ गॉड, गॉड को खुश करना बाय दियर सर्विस, अपनी सेवा से। उसके लिए वो आराम भी बीच में पसंद नहीं करते। तो मिल्टन का कहना ये है कि बेशक जिसे ऑर्डर को पूरा करने का मौका मिल गया वो तो खुशनसीब है। ठीक है, मान लिए 1000 खड़े हैं और उसने गॉड ने कमांड ली कि ये काम करके दो, उसमें जो चल पड़ा फ़ौरन और उसने काम कर दिया, तो वो तो उसकी सर्विस तो एक्सेप्ट हो ही गई। लेकिन जो पीछे पीछे चले या जो वहाँ खड़े रह गए उनका क्या होगा, उनको मिल्टन ने लास्ट लाइन में कंसोल किया है, तसल्ली दी है। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको, इमेजिन कीजिए कि एक गॉड का दरबार लगा हुआ है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स खड़े हुए हैं लाइंस बनाकर, है ना, हज़ारों फरिश्ते खड़े हैं, और अचानक से गॉड ने कोई कमांड दी, आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी डन क्विकली। अब जो आगे हों या इधर उधर से हों, जो चल पड़ा जल्दी से, उसने उस काम को कर दिया। और जो नहीं चल पाया किसी वजह से, ज़रा सी देर हो गई या कोई डिसेबिलिटी है उसके अंदर, जैसे मिल्टन के अंदर डिसेबिलिटी आ गई। अब जैसे कोई फरिश्ता मान लो अंधा है, अब वो उतनी स्पीड से नहीं चलेगा जितनी स्पीड से वो चलेगा जो एबल है, जो समर्थ है किसी काम करने में, वो स्पीड से चलेगा। अब कोई लंगड़ा है, अंधा है, तो वो तो जाहिर सी बात हो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या इनकी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? इसका आंसर लास्ट लाइन में मिल्टन ने दे दिया है। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनकी जो नीयत होती है वो सर्विस ही होती है। दे आर स्टैंडिंग इन द क्यू बिकॉज दे टू इंटेंड टू सर्व गॉड, क्योंकि वो भी ईश्वर की सेवा करने की नीयत से ही खड़े। वो नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं that their service will not be accepted. So this is a very religious kind of poem. It's a beautiful poem, and there will be very few literature people who have not read this poem. आपने पोएम समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि सही से समझ ली होगी। And if still there is some problem, any kind of issue, any doubt, you may ask me, you may write to me in the comment section. And once again I request you to subscribe to my channel if you have not already done that. Thank you for watching. Have a nice time. एक सेकंड और मैं आपको ये बता देता हूँ अभी आपसे अलविदा कहने से पहले, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जल्दी से बताते हैं। ग्लॉसरी तो आपको करनी है,
ठीक है, इसमें कुछ रेफरेंसेस आए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी याद रखिएगा। एलिट्रेशन बताया था, मेटाफोर भी आया, पर्सोनिफिकेशन भी आया। अब ये देखिए कि बोर्ड के लिए आप कौन कौन से स्टेंसर्स कर सकते हैं। एक तो ये सेकंड वाला जो है, हिज स्टेट इज किंगली, ये ज़रूर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। डथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर, ये भी कर लें, इसमें ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डबल टिक कर देते हैं, इसे सिंगल टिक, ठीक है, ये कर लें आप, ये 2 कर लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। और बाकी तो सेंट्रल आइडिया ही आता है, वो आप कर लीजिएगा। तो होप यू गॉट एवरीथिंग, थैंक यू।